चलिए let us start our lecture on solution. So in the last lecture we are discussing about the solid dissolve in liquid. In fact मैं एक बार पूरा चैप्टर को एक बार जस्ट रिकैप करा देता हूँ अभी तक हमने क्या क्या कवर आउट कर लिया है. सबसे पहले हमने इस चैप्टर में देखा व्हाट इज अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता क्या है. उसके बाद हमने देखे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. हमने 9 तरह के सॉल्यूशंस देखे जिनको हमने कैटेगराइज करा लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन. और जैसा कि मैंने बताया हमने इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशंस को पढ़ना है, सॉलिड और गैसियस सॉल्यूशंस के बारे में बात नहीं करनी. उसके बाद हमने लिक्विड सॉल्यूशंस को देखा. हमने देखा हाउ एनी गैस गेट डिसॉल्व इन लिक्विड, हाउ any solid get dissolved in liquid, how any liquid get dissolved in liquid. Now we want to know about the properties of these liquid solutions. हम इन liquid solutions की properties को पढ़ना चाहते हैं, elaborate करना चाहते हैं. और कौन सी properties? Physical properties. खास बात, किसी भी solution की physical property पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि उस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या है. ना केवल क्या क्या है, वह सॉल्यूशन के अंदर जो है वो कितना कितना है. इट इज फर्स्ट नेसेसरी टू नो अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन. वह सॉल्यूशन किस किस चीज से बना है, उस सॉल्यूशन के अंदर किसकी कितनी मात्रा है. किसी भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज जानने से पहले we need to know about the components of the solution and the contribution of each component in the solution. एक कंपोनेंट का सॉल्यूशन में कितना कंट्रीब्यूशन है ये भी जानना होगा. And the contribution of any component in any solution is termed as concentration. किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी कंपोनेंट की कितनी मात्रा है, that is we call it concentration. And first we used to discuss about the concentration, about the methods of expressing the concentration. प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हमें सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स को समझना होगा. लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. सबसे पहले मैं कंसंट्रेशन की डेफिनेशन लिख देता हूं. The contribution of any component in a solution is termed as concentration. And we have got various methods to express the concentration of solution. हमारे पास ढेर सारे मेथड्स हैं किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने की. let me first list of all those methods. Methods of expressing the concentration of a solution. Let me list all of them. सबसे पहले मैं उनकी एक लिस्ट बना दूं.
we have got mass percentage. Second, we have got volume percentage. Next, we have got volume percentage, weight by volume. Next, fourth, we have got mole fraction. Fifth, molarity. Sixth, molality. Seven, parts per million. 8, normality. And 9 is formality. We have got around 9 methods of expressing the concentration of any solution. हमारे पास कुछ इस तरीके से 9 मेथड्स हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. These are the 9 methods by which we use to represent the concentration of any solution. सबसे पहले इन सभी मेथड्स को कॉपी कर लिया जाए. मैं एक बार फिर बता दूं, कंसंट्रेशन होता क्या है. कंसंट्रेशन इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी कंपोनेंट इन एनी सॉल्यूशन. किसी भी सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है उसे कंसंट्रेशन कहा जाएगा. मतलब किसी सॉल्यूशन के अंदर कोई कंपोनेंट कितना प्रेजेंट है उसे कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन कहा जाएगा. हमारे पास 9 मेथड्स हैं कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एंड वी नीड टू लर्न दीज 9 मेथड्स. हमें 9 के 9 मेथड्स को पढ़ना है. खास बात, अभी सॉल्यूशन पढ़ाते समय आई विल एक्सप्लेन ओनली 7 मेथड्स इन डिटेल. मैं पहले 7 मेथड्स डिटेल में समझाऊंगा, एलैबोरेट करूंगा. नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी हम अभी इन मेथड्स को यहां पर नहीं देखेंगे. सिर्फ मैं नॉर्मेलिटी की एक डेफिनेशन लिखवा दूंगा और एक कन्वर्जन फार्मूला लिखवा दूंगा. नॉर्मेलिटी को हम अपने चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या रिडॉक्स पढ़ते समय वहां पर डिटेल में समझेंगे. फॉर्मेलिटी की इनफैक्ट कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए भी हम यहाँ समझेंगे. जहां पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी वहां पर इसे उसी समय कंसेप्चुअलाइज कर लिया जाएगा. और वैसे भी इट इज वेरी लीस्ट यूज्ड इन आवर केमिस्ट्री. हमारी केमिस्ट्री में फॉर्मेलिटी का कोई खास ज्यादा उपयोग होता नहीं. So please copy down fast and let us start discussing about the methods of expressing the concentration in detail. एक-एक मेथड को डिटेल में पढ़ेंगे. ना केवल इन मेथड्स को पढ़ेंगे बल्कि हम ये भी जानेंगे how we can convert one method of expressing the concentration into another method. किस तरीके से एक मेथड को दूसरे मेथड में कन्वर्ट करा जा सकता है. इस बात को भी समझना अनिवार्य है क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते समय वी डोंट नो कि क्वेश्चन किस टर्म्स में आ जाए, किस कंसंट्रेशन टर्म्स में आ जाए. तो हमें कंसंट्रेशन पर कमांड होना जरूरी है. एक दूसरे में कन्वर्जन आनी अनिवार्य है. लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन इन डिटेल. यू जस्ट कॉपी डाउन फास्ट. यू हैव 2 minutes. चलिए लेट अस स्टार्ट. एक एक कर सभी मेथड्स को देखेंगे.
फर्स्ट विल स्टार्ट विद मास परसेंटेज। सबसे पहले हम मास परसेंटेज को देखेंगे, मास परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड of expressing the concentration, and that is mass percentage. This is the first method of expressing the concentration. देखिए mass percentage, परसेंटेज किस तरीके से निकाली जाती है, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। हमें जिस चीज की भी परसेंटेज निकालनी होती है उसको ऊपर रखा जाता है, जिस में से परसेंट निकाली जाती है मतलब टोटल, उसे नीचे रखा जाता है एंड वी यूज टू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक उसी तरीके से यहां पर मास परसेंटेज को निकाला जाएगा। हम कहेंगे मास परसेंटेज ऑफ any component, जिस भी कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकालना है, is equals to mass of the component upon total mass of the solution। into 100। In that manner, we used to calculate the mass percentage of any component। जैसा कि हमने बताया, हमने सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशंस में एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो लेट अस कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। कैसे निकाला जाएगा? सिमिलरली मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन into 100। Similarly, we can calculate the mass percentage of solvent कैसे? सेम एक्सप्रेशन, mass of solvent upon total mass of solution into 100। In that manner, we used to calculate the mass percentage of any component। अब खास बात, that mass percentage is independent of the temperature। That mass percentage is independent of the temperature। टेम्परेचर चाहे बढ़ाया जाए, टेम्परेचर चाहे घटाया जाए, मास परसेंटेज पर किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ता। मास परसेंटेज इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। व्हाई सो? भाई मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता तो मास परसेंटेज टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करेगी? मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, दैट्स व्हाई मास परसेंटेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अब sum of the mass percentage of all the components is always equals to 100। सभी कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकाला जाए और निकाल कर एड अप कर दिया जाए,
then it will be equals to 100. हम अच्छी तरह जानते हैं परसेंटेज हमेशा 100 के बराबर होगी, 100 से ज्यादा नहीं हो सकती। सभी कंपोनेंट्स का मास परसेंटेज निकाला जाए, उसे ऐड करा जाए, तो जो सम आएगा that will be always equal to 100. मतलब sum of mass percentage of all the components is always equal to 100. भाई आप अच्छी तरह जानते हैं, सपोज आपके एग्जाम में मार्क्स आए, 50 मार्क का एग्जाम था, 50 में से 25 मार्क्स आए, तो आप में कितने परसेंटेज मार्क्स आए? 50%. कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स नहीं आए? 50%. परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स नॉट अर्न्ड, जो मार्क्स नहीं आए और जो मार्क्स आए उनका सम करा जाए, इट विल बी इक्वल्स टू 100. वही बात यहां लिखी गई है, सम ऑफ मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स is always equals to 100. मैं इनफैक्ट इसको सही करके लिखता हूं. Sum of mass percentage of all the components is always equals to 0. Third point, it is never used when one of the component is gas. ध्यान से समझेंगे, अगर मेरा कोई सा भी एक कंपोनेंट गैस है तो हम मास परसेंटेज का उपयोग कभी नहीं करेंगे। मैं दोबारा बताता हूं, अगर सॉल्यूशन में कोई सा भी एक कंपोनेंट अगर गैस है तो हम मास परसेंटेज का उपयोग कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इट्स जस्ट बिकॉज मास ऑफ गैस इज ऑलवेज नेग्लिजिबल। पहली बात, उस लिक्विड में कितनी गैस डिसॉल्व है उसका एग्जैक्ट मास कैलकुलेट करना, उसका एग्जैक्ट मास डिटरमाइन कर पाना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, असंभव है। एग्जैक्ट मास कभी नहीं निकाला जा सकता, अप्रोक्सीमेटली निकाला जा सकता है, पर उस लिक्विड के अंदर एक्चुअली जो गैस डिसॉल्व है उसका कितना मास है वी कांट कैलकुलेट, अप्रोक्स निकाला जा सकता है। दूसरी बात, वह जितना भी मास होता है वह नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, ना मात्र के लिए होता है। एंड हेंस वी ऑलवेज इग्नोर दैट मास, हम इसलिए हमेशा उस मास को इग्नोर कर दें। एंड हेंस इट इज नेवर यूज्ड व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट इज गैस। अगर कोई सा भी कंपोनेंट गैस होगा तो यह मेथड का उपयोग कभी नहीं करा जाएगा। दैट शुड बी केप्ट इन माइंड। Last point. Now if कहीं पर लिखा है 20% NaOH solution. Now what does it means? कहीं पर लिखा है 20% NaOH solution. What does it means? It means gram of NaOH is present in 100 gram of solution.
सॉल्यूशन में 20 ग्राम NaOH होगा, 80 ग्राम सॉल्वेंट होगा, that is 80 gram of is solvent. जैसा कि हम कहते हैं हमारे 80% आई, इसका मतलब 100 में से 80 नंबर आए हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम कह रहे हैं 20% NaOH सॉल्यूशन है, मतलब 100 में से 20 ग्राम NaOH है, 80 ग्राम सॉल्वेंट है, और 80 प्लस 20 ग्राम मिलकर क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट मेथड, दैट इज मास परसेंटेज। टू प्लीज कॉपी डाउन फास्ट, आपके पास 1 मिनट का समय। Now, my next method is volume percentage. जिस तरीके से हमने मास परसेंटेज निकाला, similarly we have got volume percentage. उसी तरीके से हमारे पास अगला मेथड है वॉल्यूम परसेंटेज। चलिए, नेक्स्ट मेथड इज वॉल्यूम परसेंटेज। सिमिलरली जिस तरीके से मास परसेंटेज निकाला गया, उसी तरीके से वॉल्यूम परसेंटेज निकाला जाएगा। सेम मेथड, नो चेंज। Volume percentage of any component is equals to the volume of the component upon total volume of solution into 100. Same method, no change. जिस तरीके से मास परसेंटेज निकाला गया, ठीक उसी प्रकार वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने मास परसेंटेज निकाला था, बिल्कुल सिमिलरली वी हैड कैलकुलेटेड वॉल्यूम परसेंटेज। ध्यान से देखा जाए, कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं है, कोई किसी तरीके का डिफरेंस नहीं है। वहां मास था, यहाँ वॉल्यूम है। दैट्स द ओनली डिफरेंस, नथिंग एल्स। नाउ की पॉइंट्स, it is dependent on temperature. यह टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा।
It is dependent on temperature. Volume percentage depends on temperature. Temperature बढ़ाने से या घटाने से वॉल्यूम परसेंटेज में परिवर्तन आ जाएगा. It's because volume depends upon the temperature. जो वॉल्यूम होती है वह टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ती है, टेम्परेचर घटाने से वॉल्यूम घटती है. इसी वजह से टेम्परेचर में परिवर्तन आ जाने से वॉल्यूम परसेंटेज में भी परिवर्तन आ जाएगा, चेंज आ जाएगा. एंड हेंस इज नॉट यूज्ड during that process या during phenomena where temperature is not constant. इस वजह से इस टर्म का उपयोग वहां पर नहीं करा जाता जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता. जहां पर टेम्परेचर वेरिएबल होता है वहां पर इसको उपयोग में नहीं लाया जाता, इसका यूज नहीं करा जाता. It is not used where temperature is not constant. During the phenomena where temperature is not constant. दूसरी बात, the most important, sum of all the components is not equal to 0. सभी कंपोनेंट्स का वॉल्यूम परसेंटेज निकाला जाए और उनको एड अप करा जाए, then it must not be equals to 0. वह 0 के बराबर कभी नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा समझाता हूं. देखिए, जस्ट इमेजिन 300 ml ऑफ वाटर, 300 ml वाटर इमेजिन कर लिया जाए. 300 ml ऑफ वाटर. अब that 300 ml of water can dissolve 3 liter of carbon dioxide gas. 300 ml पानी में 3 लीटर तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व करा जा सकता है. हम कहते हैं 300 ml ऑफ वाटर के अंदर अगर 3 लीटर गैस, 3 लीटर CO2 गैस को डिसॉल्व कर दिया जाए, then it will result in the 300 ml of लिम्का. मतलब 300 ml of water plus 3 liter of CO2 results in 300 ml of लिम्का. ध्यान से देखिए, at that situation these volumes are not additive. इन वॉल्यूम्स को ऐड नहीं करा जा सकता. That's why sum of all the components is not equals to 100. Sorry, 0 लिख दिया मैंने. Sum of all the components is not equals to 100. 100 के बराबर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा?
अभी अभी बताया जैसे कि 300 ml वाटर और उसके अंदर 3 लीटर ऑफ CO2 गैस को डिसॉल्व कर दिया जाए तो 300 ml ऑफ लिम्का मिल जाती है। दैट मींस इन दैट केस दीज वॉल्यूम्स आर नॉट एडिटिव। दैट्स व्हाई सभी वॉल्यूम परसेंटेज को ऐड अप करने से हमें 100 कभी नहीं मिलता। थर्ड, द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, it is not used when one of the component is solid। अगर कोई सा भी एक कंपोनेंट सॉलिड है तो हम वॉल्यूम परसेंटेज का उपयोग कभी नहीं करेंगे। इट्स जस्ट बिकॉज सॉलिड्स आर पोरस इन नेचर। सॉलिड्स जो होते हैं वो नेचर में पोरस होते हैं। पोरस मतलब दे हैव स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे छेद होते हैं उनके सरफेस पे, एंड हेंस इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ दोज सॉलिड्स। उन सॉलिड्स के एग्जैक्ट वॉल्यूम को निकाल पाना असंभव होता है, एंड हेंस will not use that method when any one of the component is solid। अगर एक भी component solid होगा तो इस मेथड का उपयोग कभी नहीं करा जाएगा। That's all about the volume percentage। You please copy down, again you have 2 minutes। Another method of expressing the concentration of solution is volume percentage but weight by volume। देखेंगे again an interesting one। Volume percentage weight by volume। It is most frequently employed in our pharmaceutical industry। मैं लिख भी देता हूं, it is frequently used in a pharmaceutical industry, and it is defined as number of gram solute in 100 ml of water या 100 ml of solvent, 100 ml of solution।
100 ml ऑफ सॉल्यूशन में जितने भी सॉल्यूट के ग्राम्स हैं, जितना भी सॉल्यूट है उसे कहा जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल 100 ml सॉल्यूशन में अगर 2 ग्राम सॉल्यूट है तो वॉल्यूम परसेंटेज बिकम्स 2%। 2% solute is present in 100 gram of solvent, 100 ml of solvent, 100 ml of solution। अगर 100 ml of solution में 5 ग्राम solute है, then volume percentage becomes 5%। हम कहते हैं volume percentage is given by ग्राम ऑफ सोल्यूट या वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन की वॉल्यूम तो है पर कितनी वॉल्यूम है? 100 ml। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मैं लिखता हूं 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यदि आप अगर कभी आपने ध्यान करा हो, कभी फोकस करा हो, आप कोई बाजार से सिरप लाए, कोई बॉटल लाए, तो वहां पर जो कंटेंट दिया रहता है वो वॉल्यूम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में दिया रहता है। कोई भी सिरप की बोतल लिए, ये कोई भी बोतल लिए, ये उसमें जो कंटेंट दिया रहता है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन वॉल्यूम परसेंटेज। लिखा जाएगा पर 100 ml of water, per 100 ml of solution contains this gram of this, per 100 ml of solution contains this gram of this। What I mean to say, it is frequently used in pharmaceutical industry। जितने भी सिरप्स बॉटल्स होती हैं वहां पर कंटेंट वॉल्यूम परसेंटेज में ही लिखा जाता है। अब for example, if volume percentage या हम कहते हैं 20% weight by volume solution of NaOH। now what does it means? इसका क्या मतलब है? It means 20 gram of solute, 20 gram of solute is present in 100 ml of solution। 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम NaOH होगा, 20 ग्राम सॉल्यूट होगा। मैं सॉल्यूट की जगह NaOH लिख देता हूं। That is our third method of expressing the concentration। You please copy down fast। फटाफट कॉपी कर दिया जाए। चलिए, let's move on to the fourth method of expressing the concentration of a solution is mole fraction। very important।
नेक्स्ट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन इज मोल फ्रैक्शन. Again, in that chapter, it is most frequently used. Mole fraction. We used to say this is our fourth method of expressing the concentration of solution, and that is the most widely used method of expressing the concentration. Most frequently used. Why so? It's because it can be used for any type of solute and solvent. किसी भी तरीके का solute हो, किसी भी तरीके का solvent हो, this method can be used. कोई सा भी solute, कोई सा भी solvent किसी भी तरीके का हो, इस method को use करा जा सकता है. And hence it is most widely used. मैं लिखता हूं most widely used as it can be used for any type of solute and solvent. किसी भी तरीके के solute और solvent के लिए इसका यूज करा जा सकता है. And let me first write the expression, the formula for moles. How we calculate moles? Weight of substance in gram upon molecular weight of substance let NB be the moles of solute and Na be the moles of solvent. And how we used to calculate the mole fraction of any component? Mole fraction of any component. खास बात, it is noted by xi. Moles of the component, जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके मोल्स ऊपर अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. इसी तरीके से निकाली जाएगी फ्रैक्शन. अब अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालनी है मोल फ्रैक्शन ऑफ solute we denote it by xi b. b always represents solute. तो कैसे लिखेंगे?
moles of solute upon total moles of solution. मतलब solute के moles NB, total moles of solution Na plus Nb. Similarly, mole fraction of solvent कैसे डिनोट करेंगे? XA moles of solvent upon total moles of solution that is Na upon Na plus Nb. In that manner we used to calculate the mole fraction. अब खास बात, सबसे जरूरी बात, mole fraction of any component always lie in a range of 0 to 1. मोल फ्रैक्शन हमेशा 0-1 की रेंज में लाई करेगी, ना तो 0 से छोटी होगी और ना 1 से बड़ी होगी. That's a very very important point. भाई फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1 से तो ज्यादा आ नहीं सकती और 0 से छोटी आ नहीं सकती. दूसरी बात, की पॉइंट्स हैं, sum of mole fraction of all components is 1. That is XA plus XB is equals to 1. सभी कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन को ऐड करा जाए, then the sum will be equals to 1. Mole fraction of solute plus mole fraction of solvent always equals to 1. Copy down fast. अभी इसमें एक दो बातें और रह गई हैं. It is independent of temperature. टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहता है. टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ मोल फ्रैक्शन पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि मोल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. क्योंकि मोल्स टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होते हैं. वित्तम it is independent of temperature
as moles are independent of temperature. ये टेम्परेचर के बढ़ाने घटाने से मोल फ्रैक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि मोल्स भी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होते हैं। इस वजह से आप टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ, मोल फ्रैक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स द थर्ड पॉइंट। अब खास बात, अगर किसी सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन 0 है, देन इट मींस वह सॉल्यूशन में है ही नहीं, वह कंपोनेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि उसकी मोल फ्रैक्शन 0 है। मोल फ्रैक्शन 0 कब होगी? जब उसके मोल्स 0 होंगे। अगर किसी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन 0 है, देन इट मींस वह कंपोनेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ही नहीं। और अगर किसी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन 1 है, देन इट सिंपली मींस उस सॉल्यूशन में सिर्फ वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अगर किसी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन 1 हो जाए, देन इट मींस उस सॉल्यूशन में सिर्फ वही कंपोनेंट है, उसके अलावा और कोई कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है। खास बात, अगर कहीं पर लिखा हो if mole fraction of NaOH is 0.2, then it means moles of NaOH is present in 1 mole of solution. That's very important. अगर कहीं पर लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज 0.2, NaOH की मोल फ्रैक्शन 0.2 है, देन इट मींस 1 मोल सॉल्यूशन में से 0.2 मोल सॉल्यूट के हैं और 0.8 मोल सॉल्वेंट के हैं। मैं दोबारा बताता हूं, अगर कहीं पर लिखा है 0.2 मोल ऑफ NaOH सॉल्यूशन, देन इट मींस 0.2 मोल्स NaOH के हैं और 0.8 मोल सॉल्वेंट के हैं, दोनों को मिलाकर 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन बनाया गया है। That's all about the fourth method of expressing the concentration, mole fraction. You please copy down fast, फटाफट कॉपी कर लिया जाए, then we'll proceed to our